Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particles and Rotational Motion. और आज के अपने इस टॉपिक की जो शुरुआत हम लोग करेंगे, शुरुआत करने वाले हैं बेटा अपना रेडियस ऑफ गायरेशन इस टॉपिक के साथ में। तो हेडिंग डाल लेंगे सब लोग अभी फटाफट से। हेडिंग है सिंपल सी प्यारी सी हेडिंग है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, हिंदी मीडियम गायरेशन त्रिज्या जिसे कहते हैं वही है बेटा। यहाँ पे कोई नया कुछ वर्ड्स होता नहीं है, गायरेशन त्रिज्या करके ही आपको हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, सो अब रेडियस ऑफ गायरेशन इस टॉपिक पर यदि मैं बात करना चाहता हूं तो मैं किस प्रकार से बात करता हूं, तो उस बात को जरा यहां पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या होता है बेसिकली यदि मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, सो रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपल सी बात ये होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरी बॉडी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बनके ये बॉडी बनी हुई है। अब आप किसी भी बॉडी को देखोगे तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी। अब ये यदि इस बॉडी को मैं रोटेट करना चाहता हूं, यदि मैं इस बॉडी को रोटेट करना चाहता हूं किसी भी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो मैं उसे इजीली रोटेट कर सकता हूं। और जब बॉडी रोटेट कर रही होती है तो हम लोग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर थोड़ा सा यूज करते हैं। मैंने बोला ये बॉडी जो है इसकी पूरे मास को हम लोग एक छोटे से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, और इस छोटे से पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास इसका हम लोग यहां पर नाम देते हैं। लेकिन बेसिकली हुआ क्या है, बॉडी जो है वो तो ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। अब यहां पर मैं इस पर्टिकुलर केस में, ये जो मैं पर्टिकुलर केस आपके सामने शो कर रहा हूं, ये है आपका एक डिस्क का केस है। और यदि ये डिस्क है तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां से पास करेगा? तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपका पास करेगा डिस्क के सेंटर में से। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां से पास करेगा? डिस्क के इस सेंटर में से पास करेगा। और यदि ये सेंटर में से पास करेगा तो इसका जो मोमेंट, इसका जो रोटेशनल एक्सिस, जो इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, उसके अबाउट यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाली जा सकती है बेटा? फटाफट बोलो कैसे निकालेंगे? I बराबर mr² से निकालेंगे। अब यदि मैं इस पूरे मास को वापस वहां पर लेके ट्रांसफर कर दूं तो उस रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब देखो कैसे, ध्यान सुनिए, यहां पर मैंने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट, जो इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, और ज्योग्राफिक एक्सिस के अबाउट यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं तो इस केस में क्या आएगा? डिस्क के लिए आप जानते हैं क्या हो जाएगा? हाफ mr²। लेकिन यदि ये रिंग होती तो हो जाता था mr²। होता था या नहीं होता था? पहले फटाफट बोलो। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कंपेयर करते हैं mk² से, जहां पर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बात को समझिए, मैंने क्या बोला कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ रहा है मेरा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से कंपेयर कर रहे हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्या कर दिया है? तो हमने क्या बोला है कि इस पूरे मास को यदि मैं k डिस्टेंस पर सिचुएटेड मान लूं और उस समय भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही रहे जो पहले था, तो भैया I बराबर mk² हो जाएगा। और ये जो I बराबर mk² हो जाएगा, वहां से यहां पर m जो है वो मास ऑफ द बॉडी और k जो है वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? कि एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक बार और एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हमारे पास में देखो सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे मान के चलो, देखो ये कोई तो भी बॉडी है, ठीक है, ये कोई तो भी बॉडी है, और इसका जो मास है वो हमारे पास में है कैपिटल M। मास कितना है? कैपिटल M। और मान के चलो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जनरल बॉडी मैंने कोई तो भी बना दी। अब एक बात बताओ, क्या किसी बॉडी का मास चेंज हो सकता है? कभी मास चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसे धरती पे ले लो, चाहे आप उसे चंद्रमा पे लेके बैठ जाओ, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम। अब मास जो भी है सेम रहेगा, तो मास सेम होने के कारण इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, what I am talking? I am talking about this axis of rotation। इस axis of rotation के अबाउट लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आया है। कितना आया है? I आ गया। अब मैंने क्या किया
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को तो फिक्स कर दिया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इस पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट मास m में ही कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको पूरे मास को पॉइंट मास m में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं इसे यहां पर घुमाता हूं, और जब ये घूमती है इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो अभी भी यदि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और ये जो रेडियस बन के आ रही है K आती है निकल के, तो हम लोग कहते हैं भैया I बराबर mk², और K बराबर अंडर द रूट ऑफ I अपॉन m। तो ये जो K निकल के आया है आपका, वो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है। अब मास जो है बेटा बॉडी का क्या रहता है, वो तो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। मास चेंज हो जाता है क्या, मास चेंज नहीं होता है। अब यदि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यदि आप ये सोचेंगे भैया पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी और बाद में मैं कहीं अलग कर दूं, नहीं, मैं ओवरऑल यही कह रहा हूं। मैं कहानी भले ही यहां पर बनाई है, लेकिन इसको यहां पर इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए यदि मैंने कंसीडर किया है, तो इस पूरे मास को मैं कहीं पर भी लेके आ जा सकता हूं। जैसे मान लो यहां पर आ गई, लो भैया ये हो गई, ठीक है, और इस समय ये रेडियस ऑफ गायरेशन K बन जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परिवर्तन मत कर देना। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परिवर्तन कर दिया तो फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। इसमें सवाल बनेंगे सिंपल सिंपल से। जैसे सवालों की यदि मैं कहानी पूछता हूं आपसे कि भैया देखो, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। अब इस रिंग के लिए इस एक्सिस के अबाउट यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, इसका मास m है, रेडियस r है, तो बोलो क्या लिखा जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा mr²। अब इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, तो I आपको पहले से पता होता है, तो इसके लिए यदि रेडियस ऑफ गायरेशन निकाली जाएगी, तो भैया देखो मैंने क्या बोला, I को इक्वेट कर दो mk² के, लेकिन I कितना है, तो बेटा I तो आपका mr² है, तो mr² बराबर mk²। तो यहां से देख लीजिए K बराबर आपके पास में R आ गया। ये कौन सा केस है, ये सवाल है आपका रिंग के लिए, एकदम सिंपल सवाल, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्क लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, डिस्क लेते हैं। अब यदि ये डिस्क ले ली, ठीक है, ये डिस्क ले ली मैंने, भर दी देखो, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बात करनी है, इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा जाएगा, तो बेटा ये लिखा जाएगा हाफ mr², क्योंकि ये वाली बात आप लोग जानते हैं। अब मैंने क्या बोला, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे कंपेयर करना है, आपको mk² से कंपेयर करना है। करो कंपेयर, तो आप लिखोगे इट इंप्लाइज हाफ mr² बराबर mk²। m से m कट जाएगा, तो बेटा k का आंसर कितना आएगा, r डिवाइडेड बाई √2 विल बी द आंसर। ये सवाल है जो मैं करवा रहा हूं, बोलो कितने डिफिकल्ट सवाल हैं। अरे सर डर लग गया, पसीने छूटने लग गए हमारे, तो इतने डिफिकल्ट सवाल हैं क्या डिफिकल्ट, बोलो। अब कहीं पे भी सवाल पूछ लूं क्या मैं, बोलो क्या मैं किसी भी पोजीशन के लिए सवाल आपसे पूछ सकता हूं या नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता हूं, कहीं से भी निकालवा लो, सवाल आराम से कर सकते हैं आप लोग। जैसे मान के चलो मैंने बोला ये रॉड है, ये क्या है, एक रॉड है जिसका मास मेरे पास में बेटा कितना है, m है, इसकी लेंथ l है, और ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखी है। ऐसे सवाल देगा, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। और अच्छे से लिखूं सवाल को, देखो यदि आपको सवाल एग्जामिनर पूछेगा, सवाल कैसे बोलेगा, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन of a rod whose mass is m, whose mass is m and length is l, length is l, about an axis, about an axis passing through its वन एंड, पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। देखो सवाल भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है मैंने। बोलो अब इसका ऐसे टाइप का यदि कोई क्वेश्चन बन के आता है तो क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, फटाफट बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है,
करना यही है बेटा कि आई बराबर एम के स्क्वायर से कंपैरिजन करते चलना है। तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट यदि आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 1/3 ml स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, कैंसलेशन मार दो तो के बराबर आएगा L/√3। बात समझ में आ गई? के बराबर कितना आएगा? L/√3। यस। चलो इसी के अंदर में एक सवाल और पूछ लूं क्या आपसे, बोनस सवाल। मान के चलो मैं पूछ लेता था यहां पर अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो कितना करते थे? यहां पे कर रहा हूं छोटा सा, ml स्क्वायर अपॉन 12 बराबर एम के स्क्वायर। बोलो सही है क्या? तो के बराबर आता था L/2√3। मुंह जवानी सवाल होते हैं, हलवा सवाल है एकदम ये। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी? श्योर हैं? सो रेडियस ऑफ गायरेशन का एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने लगभग 10 मिनट का समय लगाया। क्या ये 10 मिनट के अंदर में ये टॉपिक समझ में आया? अब कोई भी फिगर हो, कैसा भी हो, आपको बस सबसे पहले क्या निकालना है? आपको सबसे पहले क्या निकालना है? आपको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू व्हाट। कहां से पास कर रही है, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, यही देखना है। जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए उस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, और जिस एक्सिस के अबाउट यदि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया तो उसको बस एम के स्क्वायर से कंपेयर कर दीजिए और आपके सामने आपका खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर तैयार हो जाएगा। बोलो समझ में आया टॉपिक? सर ये तो आसान था। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आसान से टॉपिक को आपने आसान से शब्दों में समझने की चेष्टा करी, वही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब यहां से आगे हम लोगों को बढ़ना है। अब धीरे धीरे करते हुए हम लोगों को एक एक टॉपिक आगे बढ़ाने हैं। अब एक एक टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार है ना सर्कुलर मोशन का रिवीजन कर लें। सर चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो भैया देखो पूरी बॉडी यहां पर घूम रही है, जब बॉडीज घूम रही हैं तो फिर आपको रोटेशनल मोशन के सर्कुलर मोशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। वह जैसे v बराबर ओमेगा आर होता है ये आपको पता होना चाहिए, a बराबर अल्फा आर होता है ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये चीजें पता नहीं होंगी तो बेटा आपको परेशानी तो होने ही वाली है। यस और नो? श्योर हैं? अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट पहले कवर करता हूं, उसके बाद में मैं टॉर्क पढ़ाऊंगा। बेसिकली तो आज का मेन हेडिंग थी टॉर्क, लेकिन उससे पहले मैं क्या है ना, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी हेडिंग को कवर कर लिया जाए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। मतलब एक दो सवाल बन सकते हैं आराम से, और क्या होगा। ठीक है, और हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, एक घूमती हुए काय के लिए गतिज ऊर्जा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? बोला चलो ठीक है, समझ में तो सर तब आएगा जब कुछ आप बनाओगे इस पे या कुछ दिखाओगे। अब देखो हर चीज में तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये मेरे पास में कोई तो भी एक बॉडी है एंड इट इज मूविंग अबाउट दिस एक्सिस विद एन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है। मैंने बोला लेट से इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, मास जो है वो कैपिटल एम है। ठीक है, मान लिया। अब सोचो सर क्या सोचें, वो तो बताओ पहले, हम वैसे ही सोच लें कुछ तो भी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया देखो यदि ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब ये आपको सर्कुलर मोशन, इसलिए मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, जैसे मान के चलो जैसे ये एक पॉइंट होता और इसके अबाउट में देखो ये एक सर्कल होता और ये एक सर्कल होता। मैंने बोला दोनों के लिए ओमेगा सेम है, तो दोनों के लिए ओमेगा यदि सेम है तो वी सेम आता या अलग अलग आता। ठीक है, मैंने बोला यहां पर एक बॉडी है, देखो यहां पर 1 नंबर की बॉडी है और इसके लिए ये घूम रही है 1 रेडियन पर सेकेंड से, और दूसरी जो बॉडी है वो भी घूम रही है 1 रेडियन पर सेकेंड से। ठीक है, अब 1 रेडियन पर सेकेंड से यदि ये दोनों बॉडीज घूम रही हैं तो इसका मतलब ये है क्या कि इनका टाइम पीरियड सेम है। इनका टाइम पीरियड क्या है? सेम है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से आप देख सकते हैं इनका टाइम पीरियड सेम है। इसका मतलब ये है कि इसने जितने समय में ये चक्कर लगाया उतने ही समय में इसने भी ये चक्कर लगा लिया।
यस और नो? तो ओमेगा सेम होने पर टाइम पीरियड सेम होता है, टाइम पीरियड सेम है मतलब यदि ये दोनों इस समय यहां पर हैं तो बेटा ये हमेशा ऐसे ही घूमती रहेंगी। यस और नो? ये कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन से रिकॉल कर लेना। यस और नो? ओमेगा रिलेटिव कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, तो ओमेगा रिलेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। ओके चलो भैया, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब मैं कहानी पे जो चलते हैं वो पॉइंट ये है कि भैया इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट हमेशा सेम रहेंगे। अब सोचो, ये पूरी की पूरी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या इसका यह मतलब है कि इसके ऊपर जो भी पार्टिकल होगा, एवरी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी विल बी रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा? यस और नो? इतना बता दीजिए मुझे। तो इसमें से सब लोगों का आंसर यस ही आना चाहिए बेटा, किसी का नहीं आया ना? यदि किसी के मन में ना चल रहा होगा ना, क्या है ये? मुक्का घूसा मार देना फिर मैंने, कहां? नाक पे, फिर नाक हो जाएगी पकौड़ी जैसी पिचक के। चलो ठीक है, मजाक जोक सपाट, यहां पे आ जाओ। तो मैंने क्या बोला? सारे पार्टिकल्स की स्पीड जो है एंगुलर स्पीड सेम रहेगी, लीनियर स्पीड सेम नहीं रहेगी। मतलब देखो, यदि मैं इस समय यहां पर कंपैरिजन भी करता हूं तो बेटा देखो क्या होने वाला है। इसकी स्पीड जो होगी ये v1 होगी इस जगह, और इसकी स्पीड जो है वो v2 होगी इस जगह। इसकी रेडियस r1 और इस वाले पाथ की रेडियस r2 है, तो भैया ओमेगा 1 बराबर तो ओमेगा 2 है। यस और नो? अरे बोलो सही बात है कि नहीं? और हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। अरे क्या मैं सही लिख रहा हूं? v बराबर ओमेगा आर होता है कि ओमेगा बराबर v बाई आर होता है? कई लोग बोलेंगे सर दोनों बातें एक ही तो बोली हैं आपने, आपने कौन सा अलग बोल दिया? v बराबर ओमेगा आर या ओमेगा बराबर v बाई आर, एक ही बात है। चलो ठीक है, तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा v1 बाई r1 बराबर v2 बाई r2। यस? अरे सही बात है, लेकिन यहां पर यदि आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आता है v1 r2 बराबर v2 r1। यदि r1 बड़ा है r2 से, इसका मतलब v2 शुड बी छोटा कंपेयर टू, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा दोनों जगह मैंने R2 लिख दिया है, इसकी वजह से थोड़ा ओके ओके मिटा दिया। v1 अपॉन r1 बराबर v2 अपॉन r2। v बराबर ओमेगा r है, लेकिन ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है। मतलब किसी एक की स्पीड ज्यादा आएगी और एक की स्पीड कम आएगी। यस और नो? किसी समय यदि देखोगे तो ठीक है। ओके सो मैंने क्या बोल लिया, बिल्कुल सिमिलर वे में पैटर्न में मैं यहां पर चलते हुए आया। मैंने बोला इस बॉडी को मैं n टुकड़ों में तोड़ लेता हूं। आई एम ब्रेकिंग दिस बॉडी इन n डिस्क्रीट पार्टिकल्स। और ऐसा करने से मैं क्या कहता हूं कि भैया मेरे पास में लेट से यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, लो भैया इसका मास है mn। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हो गए। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां से, यहां पर एक सेंटर मान लेता हूं मैं, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, इसकी है r2, इसकी है r3, इसकी है rn। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यदि ये घूम रहे हैं, यदि ये घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ये ऐसे कहीं घूमते हुए जा रहा है, ये कहीं ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ये कहीं ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ये कहीं ऐसे घूमते हुए आ रहा है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं थोड़ा सा यहां से स्पेस बना देता हूं ताकि ये यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। v बराबर ओमेगा आर मैंने लिखवा दिया है। ठीक है ओके सर जी, इससे फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा, सबका क्या है? ओमेगा सेम है। ओमेगा सबका सेम है, लेकिन इसके लिए यदि मैं बात करता हूं, इसके लिए यदि मैं बात करता हूं तो इसकी जो स्पीड आएगी, क्या ये v1 लिखी जाएगी ऐसे? इसके लिए क्या ये v2 लिखी जाएगी? क्या ये v3 लिखी जाएगी? क्या ये ऐसे vn लिखी जाएगी? बोलो सही बात है कि नहीं? सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं? तो बेटा मैं ये बोलूंगा आपसे कि सबसे पहले आप हेडिंग की तरफ चले जाइए। अब देखो ये सब करने के बाद में मैं वापस हेडिंग पे लेके आ रहा हूं। हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो अब देखो यदि इसको मैंने n डिस्क्रीट पार्टिकल्स में तोड़ दिया है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी बेटा कितनी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन हाफ mn vn स्क्वायर। सही है कि नहीं? अरे बोलो सही बात है। अच्छा
यहां पर एक बात देख लीजिए, m1 को तो ठीक है, लेकिन v1 बराबर कितना आएगा r1 ओमेगा, v2 बराबर कितना आएगा r2 ओमेगा, v3 बराबर कितना आएगा r3 ओमेगा, एंड अप टू सो ऑन vn बराबर कितना आएगा rn ओमेगा, v बराबर ओमेगा r का कॉन्सेप्ट। अरे बोलो क्लियर है सर? ये बात तो क्लियर है। सो क्या मैं इन सब वैल्यूज को यहां पर पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। और यदि मैंने पुट कर दिया है तो बोलो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो आएगी वो आएगी हाफ m1, v1 की जगह आप लिखोगे r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2। एक्चुअली क्या है ना, ये पॉइंट रह जाता था मेरे से बीच में, इसलिए मैंने इसको बीच में उठा के, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन मेरे से चलते चलते में रह गया तो मैंने उसको खत्म किया आज। काइनेटिक एनर्जी ये तो सबसे पहले ही कवर कर लेता हूं मैं जनरली, लेकिन मैंने बोला चलो बाद में करूंगा, करते करते रह जाता है, इसलिए इससे अच्छा है कि बेटा आज मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले खत्म ही कर लेता हूं। यही दो ही पॉइंट बचे थे जिनको रह गया था। ठीक है, चलो यहां तक आ गया, आगे बढ़ो। सो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी टोटल जो आएगी वो आएगी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? बोलो सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सो इट एम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, ओमेगा स्क्वायर को मैं ले लेता हूं कॉमन और 1/2 को भी ले लेता हूं कॉमन, तो ये आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। बोलो सही बात? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी? ओके चलो। सो यहां से आगे आएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर, और इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक m i r i स्क्वायर। बोलो सही बात है? लिख सकता हूं, लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया है तो इस वाली टर्मिनोलॉजी को जरा ध्यान से देखो, क्या ये आई बना रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस और नो? सो इसका मतलब ये हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आ रही है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला समझ में आया? ये क्या है बेटा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर रोटेटिंग बॉडी। लेकिन देखो अब जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे ना, तो कुछ बॉडी चल भी रही होंगी और कुछ बॉडी घूम भी रही होंगी, तो ये जो निकल के आई है, जिसे मैं अब तक टोटल बोल रहा हूं, इसे मैं अब तक क्या बोल रहा हूं? टोटल। जैसे साइकिल के पहिए की बात करो तो साइकिल का पहिया ऐसे घूमता भी है और आगे भी चलता है। अरे चलता ही नहीं चलता है, तो उसमें दोनों चीजों की बात करी जाएगी। अब जैसे जब कोई बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, ठीक है, तो v कांस्टेंट स्पीड से घूम सकती है, नहीं घूम सकती है? पॉइंट पार्टिकल है तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या परेशानी थी, यहां पर इतनी बड़ी बॉडी थी, ये पूरी की पूरी ओमेगा से घूम रही थी और सबकी स्पीड अलग अलग आ रही थी, तो मैं सीधा सीधा हाफ mv स्क्वायर नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, हर एक पार्टिकल चल रहा है और बेसिकली जो चल रहा है उस समय इस एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है, ये बात सही है। लेकिन क्या ये चल के कहीं इससे दूर भाग जा रहे हैं? क्या नहीं भाग जा रहे हैं? नहीं भाग जा रहे हैं। क्या ये बात बराबर है? बिल्कुल। तो इसलिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी निकाली गई है, इसे हम लोग बोल देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसे क्या बोल देते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काम की चीजें आगे चल के बहुत काम आएगी। और इसको निकालने का तरीका क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपको दिया होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर वही तो परेशानी है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही हमारी पकड़ के बाहर है। वो तो जब एग्जाम में सवाल आएगा तब की तब देखी जाएगी। अब तो लड़ाई नहीं करते हैं, अब तो हम लोग सिंपल सा काम करते हैं कि जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं उन्हीं पर हम लोग यहां पर अपनी संतुष्टि प्रदर्शित कर देते हैं। मैं बोला चलो ठीक है भैया, अब देखो जैसा आपको बोलना है वैसा कर लेते हैं। अब यहां से आगे हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है बेटा टॉर्क। ये कौन सा टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क। अब ये टॉर्क होता क्या है? अब टॉर्क को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बेसिक एग्जाम्पल की बात करते हैं, और ये जो बेसिक एग्जाम्पल है ये है आपके घर का एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब देखो ये घर है आपका, सबके पास घर होगा। अब इस घर में से हमने क्या किया, दरवाजे को खोल के बाहर निकाल लिया है। ऐसा भी हो सकता है आपके घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी हो, उसमें एक दरवाजा लगा हो, तो देखो ये दरवाजा लग रहा है, ठीक है। अब ये जो दरवाजा लग रहा है इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, इस सिस्टम को मैं ऊपर से देख रहा हूं। अब जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो अब देखो ये दरवाजे का और टॉर्क का क्या रिलेशन है। आप कई लोग तो इसी में कंफ्यूज होंगे कि दरवाजे का और टॉर्क का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में भी दरवाजा लगा होगा, नहीं लगाया तो यहां देख लीजिए, कहीं शनि शिंगणापुर में तो नहीं रहते। अच्छा मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एक प्लेस है शिरडी साईं बाबा के पास में, शनि शिंगणापुर करके, उस गांव के किसी भी घर में दरवाजा नहीं है, नहीं है दरवाजा। ओके चलो, जनरल नॉलेज बढ़ाने की बात करी तो मैंने बोला ये एक दरवाजा है, ठीक है। अब इस दरवाजे को यदि मुझे खोलना है, इस दरवाजे को यदि मुझे खोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू अप्लाई द फोर्स, आई नीड टू अप्लाई द फोर्स। मुझे बेटा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्या खोल सकता हूं क्या सर, इसका संबंध क्या है, वो हमारी पकड़ से थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो देखो मैं जरा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान चलो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अब इसको यदि मुझे चलाना है, इफ आई वांट टू मूव द बॉडी, आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स, आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स। वैसे भी बेसिकली मैंने थोड़ा सा फोर्स और टॉर्क में थोड़ी सी चीजें मैंने पहले भी डिस्कस कर दी हैं। किसी बॉडी को घुमाने में जो कष्ट होता है उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कष्ट, घुमाने वाली जो चीज आई थी, बिल्कुल वही। तो यहां पर जो टॉर्क का रिलेशन अब यहां से आने वाला है। तो भैया मैंने बोला ये हमारा दरवाजा है, इस दरवाजे को हमने खोलने की कोशिश की। अब जब दरवाजे को खोलने की कोशिश की, ये हमारे भाई साहब आए और इन्होंने यहां से क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये दरवाजा देखो एकदम पास से, जहां पर हिंज लगी उसके एकदम पास से इसने क्या किया, फोर्स लगाने की कोशिश करी और इसने फोर्स लगाया। देखो ये दरवाजा बेचारा जोर लगा लगा के खोल पाया। लेकिन अब किसी ने बोला इससे भैया कि एक काम कर, तू थोड़ा सा दरवाजे को बंद कर, थोड़ा आगे सरक के आ जा और इस जगह से फोर्स लगा। जब इस जगह से इसने फोर्स लगाया, फोर्स 2 हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, तो इसने पाया कि ये दरवाजा बड़ी आराम से खुलता है। मतलब ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि भैया एकदम हिंज के पास में और एकदम हिंज से थोड़ा दूर, तो ये दो कंडीशंस हमारे सामने बनती हुई नजर आ गई, फोर्स 1 और फोर्स 2 वाली, ठीक है। लेकिन अब हमने यहां पर क्या मान लिया, ये दोनों का जो फोर्स है वो सेम है, दोनों का फोर्स जो है वो क्या है, सेम हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। अब फोर्स सेम है तो अब फोर्स सेम होने से हमें एक चीज पता लग गई। पता क्या चीज पता लग गई, फोर्स तो सेम लगा दिया, लेकिन जो फोर्स सेम लग रहा है वो इससे एक इस दूरी पर लग रहा है और एक इस दूरी पर लग रहा है। दोनों लगने वाले फोर्स सेम दूरी पर हैं या अलग अलग दूरी पर हैं, तो अलग अलग दूरी पर हैं। सो जब अलग अलग दूरी पर फोर्सेस हैं तो एक दूरी जो है इस यहां से, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, दरवाजे में लगी होती है, देखो स्टील की सी लगी होती है जिसके अबाउट घूमता है, हिंज बोलते हैं हम लोग तो इंग्लिश में। अब अलग अलग जगह में कुछ अलग अलग नाम देते होंगे, जैसे मैंने यहां पे सुना तो कहीं पे कब्जा बोलते हैं उसको, वॉट एवर इट बी, ठीक है। तो यहां से कितनी दूरी पर आप फोर्स लगा रहे हो, इससे कुछ तो भी चीजों का डिफरेंस होता है, कुछ तो भी चीजों का फर्क पड़ता है, ठीक है। और वो फर्क क्या पड़ता है, वो फर्क मैं आपको दिखाता हूं कि भैया जितनी दूरी पर आप फोर्स लगाते हो, जितना ज्यादा दूरी पर फोर्स लगाते हो, उतना ही आपको कष्ट की अनुभूति कम होती है। और कष्ट की अनुभूति कम होती है मतलब बेसिकली होता क्या है कि आपका जो टॉर्क है ना वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, टॉर्क आपका बढ़ जाता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्लियर सी बात यह है कि जो कंडीशन नंबर 2 है, इसके अंदर में आपका जो टॉर्क है ये आपका क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। और कंडीशन नंबर 1 में आपका जो टॉर्क है वो बहुत ही कम रह गया। तो इस वाली केस में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है। और इस वाले केस में आप उंगली से भी दरवाजे को खींचोगे, धकेलोगे, तो आपका दरवाजा आराम से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये टॉर्क का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सो ओवरऑल जो हम लोग टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क को मैंने कैसे डिफाइन करना है बेटा, टॉर्क को मैंने डिफाइन किया है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये स्टार नहीं बनाया है, ये इनटू के लिए लिखा है मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारे मन में सवाल आता है, टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया जी टॉर्क है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सर यदि वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो भैया वेक्टर के फॉर्मेट में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इस टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल टाउ, स्पेलिंग होती है TAU, ताऊ नहीं है टाउ है, क्या है टाउ, ऐसे बोलते हैं टाउ।
तो इसको लिखा जाता है टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क वेक्टर को क्या लिखा जाता है बेटा? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब बेसिकली टॉर्क वगैरह कुछ नहीं है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि आपको करना आता है तो आप टॉर्क की डायरेक्शन बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि आर वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर है एक तरह से देखा जाए। मतलब बेसिकली तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप कितनी दूरी पर फोर्स लगा रहे हो तो उसके बीच में जो कुछ तो डिस्टेंस बनेगी कि नहीं बनेगी, जो हमारे दरवाजे की केस में बन रही थी, तो वो डिस्टेंस, तो उस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर आ जाएगा। फिर फोर्स की तरफ आप लगाइए, आपका टॉर्क का डायरेक्शन वही राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, उससे करना आराम से, ऐसे ऐसे करते चलो, आराम से निकल जाएगा। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथों को रखिए, मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रखिए। नाउ कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। तो सेकंड वेक्टर कौन सा है? फोर्स वेक्टर। तो आपको फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाना है। देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये एकदम सिंपल सी कहानी होती है। यदि हम लोग इसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करें, मान के चलो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैं यहां पर बना देता हूं, और यहां पर लेट से हमारे पास में क्या हो रहा है कि ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या है? आपका ओरिजिन है, और यहां से ये है बेटा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, और लेट से यहां पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर देता हूं कुछ इस तरह से, ये आपका एफ वेक्टर हो गया एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पर मैंने क्या कर दिया? एक फोर्स अप्लाई कर दिया। तो अब देखो इस फोर्स के जो है ना वो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक बनेगा इस डायरेक्शन में, बराबर है। ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा आपके पास में एफ साइन थीटा। यस, अब सोचो इसमें से घुमाने का काम कौन करेगा? एफ कॉस थीटा घुमाएगा या एफ साइन थीटा घुमाएगा? तो आप बोलोगे एफ साइन थीटा घुमाएगा। तो आपका जो टॉर्क आएगा बेसिकली आर एफ साइन थीटा बनता है। ये सिंपल सी कहानी है। कौन सा फोर्स घुमा रहा है? क्या पूरा फोर्स घुमा रहा है या फोर्स का एक कंपोनेंट घुमा रहा है? तो फोर्स का एक कंपोनेंट घुमा रहा है। तो टॉर्क को हम लोग इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्क जो है वो फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसे घुमा रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस एक्सिस के अबाउट आप इसके घूमने की बात कर रहे हो। इन सिंपल वर्ड, turning effect of force, what I am saying, turning effect of force about an axis of rotation, about an axis of rotation is called as torque। या फिर इस टॉर्क को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, टॉर्क को हम लोग कहते हैं बेटा मोमेंट ऑफ अ फोर्स। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। फोर्स का मोमेंट वही आपका टॉर्क है। तो टॉर्क क्या है? Torque is the turning effect of force about an axis of rotation, about an axis of rotation। मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक फॉर्मूला है। अब इस पे यदि सवाल बनवाना है तो मैं आर वेक्टर दे दूंगा, एफ वेक्टर दे दूंगा, टॉर्क निकालना है। कैसे निकालोगे? अरे निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब टॉर्क के अंदर में ही, टॉर्क के अंदर में ही हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट। मोमेंट को मैं आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मोमेंट को हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉर्क से रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें हैं उन्हें हम लोग यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो उन्हीं चीजों को यहां पर हम लोग फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे एकदम सिंपल वाली कहानी मैं पहले बताता हूं, एकदम सिंपल वाली कहानी। सिंपल वाली कहानी ये है, मान के चलो यहां पर आपके पास में एक रॉड है, ठीक है, आपके पास में क्या है? एक रॉड है, ठीक है। यहां पर मैंने अपने पास में एक रॉड ले ली, और इस रॉड को मैंने यहां पर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, मतलब ये इसके अबाउट घूम सकती है। और मैंने क्या किया? एक फोर्स लगाया ऐसे, एफ, ठीक है, एक ऐसा फोर्स लगा दिया। अब ऐसा फोर्स लगाने के पश्चात जरा यहां पर देखिए, मैं थोड़ी सी चीजें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ठीक है, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसकी जो लेंथ है मान के चलो आर है या एल है, जो भी लेना है कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया मैंने आर एफ। ओके,
व्हाट आई एम सेइंग दैट यहां पर ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। रॉड से थीटा एंगल पर मैंने एक ऐसा फोर्स लगा दिया, ये रेडियस नहीं सॉरी, ये क्या है, लेंथ है। अब इसको जो घुमाने का काम करेगा, अब इसमें देखो दो चीजें बन के आती हैं कि भैया हम लोग इसमें सीधा सीधा एक काम तो ये करते हैं कि फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये आपका एफ कॉस थीटा और ये आपका एफ साइन थीटा बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो बेसिक चीज है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर करी है। लेकिन मेरे मन में एक पॉइंट और आता है, वो ये आता है कि भैया यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। यस और नो? अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या मैं इस फोर्स को यहां पे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं? यस और नो? आपने बोला सर बिल्कुल शिफ्ट कर सकता हूं। मतलब देखिए क्या हो गया, ये पोजीशन ऐसे बन गई कि ये हिंज थी और यहां से कुछ दूरी पर ये आपका ऐसा फोर्स लग गया एफ, ठीक है, ऐसा फोर्स लग गया एफ। लेकिन ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई? तो बेटा अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा काम कर रही है, और यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा काम कर रही है तो इस ट्राइंगल के अंदर में देखिए अपोजिट है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन आर। तो यदि इसको x नाम दिया है तो x बराबर आ जाएगा आर साइन थीटा। बोलो समझ में आया? f और r साइन थीटा। तो यहां से भी आप यदि टॉर्क देखोगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r साइन थीटा। यहां से देखोगे तो यहां से यदि टॉर्क देखोगे तो टॉर्क बराबर फोर्स, तो फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है बेटा इस बार f साइन थीटा और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स एफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा है। इस बार क्या हो रहा है, फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा है और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस ये फर्क है घूमते हुई चीजों में। इन चीजों का, छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रख लेना, बाकी आपको कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? फटाफट बोल दीजिए यदि ये बात समझ में आ गई है, तो हम लोग अपना आगे कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये कहां अटक गया? ओके अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आपकी एक सरफेस है, ठीक है, ये आपकी एक सरफेस है और इसके ऊपर में मान के चलो ये आपका एक बॉटल जैसा कुछ तो भी रखा है, सिलेंडर जैसा कुछ तो भी लगा है, ठीक है। अब यहां पर इसका मास मैंने m मान लिया, ठीक है। फोर्स के अंदर में मैंने एक पॉइंट बताया था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है फोर्स में, होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज यहां पर आती है। अब देखो क्या हो रहा है, मान के चलो मैंने एक फोर्स F यहां लगाया और एक फोर्स मैंने कहीं यहां F नीचे लगाया, ठीक है। क्या होगा, दोनों एक साथ में नहीं लग रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। दोनों अलग अलग सिचुएशन में लग रहे हैं, दोनों अलग अलग केसेस में लग रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि भैया देखो, मान के चलो इसने इसको चला दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में एट टी बराबर 0 एट रेस्ट, टी बराबर 0 पर ये रेस्ट पर है, ठीक है, टी बराबर 0 पर ये रेस्ट पर है। तो अब आपने यदि सेम फोर्स लगाया है, तो यदि ये वाला अकेला फोर्स प्रेजेंट है, ये वाला यदि अकेला फोर्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ट्राई टू मूव, ये क्या करेगा, इसको चलाने की कोशिश करेगा, ट्राई टू मूव करेगा, इसको चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन यही यदि मेरे पास में यदि इस वाले फोर्स की बात करता हूं, तो इस वाले फोर्स के कारण इट विल ट्राई टू रोटेट, ये क्या करने की कोशिश करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। आप क्या करना, टेबल के ऊपर एक बोतल रखना, उसको थोड़ा सा पानी से भर लेना ताकि वो थोड़ा सा उसमें मास आ जाए। खाली बोतल का तो मास ना के बराबर है। अब एक उंगली लेना, अब काट के अलग मत कर लेना उंगली को, बोल दिया सर एक उंगली लेना मतलब उंगली काट के अलग कर ली। एक काम करना, हाथ में कुछ तो भी चम्मच वगैरह ले लेना, बॉटल के पेंदे पर थोड़ा सा फोर्स लगाना, तो आप पाओगे कि बॉटल चलने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा आगे सरकने की कोशिश करेगी। और वही आप बॉटल की ढक्कन के ऊपर या गर्दन के पास में फिर से ऐसे वही चम्मच घुसा देना, तो क्या करेगी, बॉटल ऊपर से टिल्ट हो जाएगी। मतलब देखो यहां पर यदि फोर्स लग रहा है तो ये आपका ऐसे घूमने की कोशिश हो रही है, और यदि यही आपका फोर्स नीचे लग रहा है तो ये आपका चलने की कोशिश हो रही है। यही यहां पर फर्क होता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो हम लोगों ने
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में फोर्स के बारे में जब बात की थी तो हमने बोला था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वहां पर ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में इसका मेन काम यहां पर आता है। ठीक है, मैं बोला ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया लेट्स से हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, क्या एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसका मास m है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, एक पार्टिकल कंसीडर किया और इसको एक मासलेस रॉड से या मासलेस स्ट्रिंग से यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका पार्टिकल हो गया, ये आपका पार्टिकल हो गया। इसको मासलेस रॉड से या मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और इसकी जो लेंथ है वो r है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, r है। अब मैंने क्या माना, रॉड मान लेता हूं ताकि क्या ना, रस्सी तो क्या ना लुचपुल हो जाती है, उसमें टेंशन वगैरह का टेंशन हो जाता है, कई लोग बोलेंगे टेंशन का टेंशन हो जाता है, आई मीन टू से एक रॉड मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, रॉड मान लीजिए, और थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा फील। ठीक है, ये रॉड कर दी मैंने, क्या कर दी, ये रॉड है और ये है बेटा मासलेस, कैसी रॉड है, मासलेस रॉड है, और जो यहां पर घूम सकती है। ठीक है, मैंने इसके किनारे पर क्या कर दिया, एक m मास का पार्टिकल लगा दिया, और लेट से मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया F। मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया F। तो अब देखो क्या होगा, ये मासलेस रॉड है, ये फिक्स है। अब ये जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से जरा पहले, फोर्स अप्लाई करने से जरा पहले मतलब एट t बराबर 0 आपका ये पार्टिकल कहां पर था, एट रेस्ट पर था। लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो बेटा इसकी जो नई पोजीशन आएगी लगभग कहीं यहां पर ऐसे पोजीशन आएगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये फोर्स कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया गया है, मैंने क्या बोला, ये फोर्स कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया गया है कि ये ऐसा नहीं हो जाए कि ये टूट टाट जाए। ठीक है, तो ये बेटा यहां से यहां पर चली गई, बराबर है, दिस इज द पोजीशन एट t बराबर t। तो क्या इसने यहां पर एक एंगल थीटा बना लिया है, यस और नो, मतलब सही बात है। अब यहां पर यदि मैं सिंपल सी बात करता हूं, ये जो मैंने फोर्स लगाया तो क्या इसके कारण कुछ एक्सेलरेशन आया, इज देयर एनी एक्सेलरेशन प्रेजेंट, बोलो। तो आंसर है यस, बराबर है, यहां पर रेस्ट पर था, यहां पे कुछ तो भी मोशन में है, बराबर है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला F बराबर ma से निकाल लेंगे, F बराबर ma से निकाल लेंगे, यस और नो। अब ये F बराबर ma से जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अब यहां पर ये जो भी एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को यदि आप देखोगे तो यहां पर पार्टिकल यदि मैं रेस्ट पर भी मानूं या चलते हुए भी मानूं तो इस समय इसकी वेलोसिटी ऐसे और बाद में इस समय इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी। सो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, और इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी सो देयर इज अ एक्सेलरेशन आल्सो। तो यही कहानी मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो फोर्स है वो भी टेंजेंशियल फोर्स है, और इसके कारण जो एक्सेलरेशन आया वो भी कैसे आया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है। अब यहां पर देखिए, ये जो फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जा रही है इस पार्टिकल के लिए, क्योंकि ये इस फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम पा रहा है। तो भैया ये आपके पास में ऐसी सिचुएशन बन जा रही है, तो इसका मतलब यहां पर भी टॉर्क लगने लग गया है। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, एक ही जैसे एग्जांपल है, 3 एग्जांपल मैंने लिए, तीनों बार एक जैसी ही चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर एग्जांपल का एक ही मीनिंग है कि भैया यदि कोई पार्टिकल किसी फिक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है और आपने वहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, तो डेफिनेटली होने वाला क्या है कि यहां पर आपके पास में टॉर्क डेवलप हो जाता है। अब टॉर्क डेवलप हो जाता है तो अब यहां पर दो सिचुएशन बन सकती है, पता है कौन सी, कि यहां पर और यहां पर एंगुलर स्पीड सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। सिंस मैंने यहां पर t बराबर 0 पर रेस्ट पर माना है, तो यहां पर एंगुलर स्पीड में भी चेंज आया है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड तो चेंज हुई है।
अब मैं यहां पर एक बात और कर सकता हूं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि यदि एंगुलर स्पीड चेंज हुई है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था या वेरिएबल था, ये मुझे नहीं मालूम है अभी तक। तो मैंने माना, लेट से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और इसको डिटेल में करने के लिए हम लोग एक बड़ी सी बॉडी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक बड़ी सी बॉडी मान लेते हैं which is moving नहीं, rotating. It is rotating about this fixed axis with an constant angular acceleration alpha. मैंने क्या मान लिया? ये constant angular acceleration alpha से घूम रही है। इसका जो मास है वो आपके पास में as it is कैपिटल M है। अच्छा, अब आगे की कहानी वही है जो मैंने काइनेटिक एनर्जी में दोहराई थी। मैंने क्या मान लिया भैया, ये सब जो है दिस बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड आउट ऑफ n स्मॉल पार्टिकल्स। तो भैया मैंने बोला इसका मास है m1, यहां पर एक ले लेता हूं मैं m2। अब मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, यहां पर सीधा सीधा ले रहा हूं mn। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं r1, इसकी मान लेते हैं r2 और इसकी मान लेते हैं rn। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मान ली। अब ऐसा करने के पश्चात मैं एक बात कह सकता हूं, और वो बात क्या है कि भैया इस वाले पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है। तो क्या इस पर एक फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? फोर्स की तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो पहले एक सिंपल सी बात करता हूं, फोर्स पे तो बाद में आ जाऊंगा। क्या इसका एक एक्सेलरेशन होगा? तो आपने बोला यस होगा, एंड दैट विल बी a1 इन दिस डायरेक्शन होगा। इसका मान लीजिए कहीं यहां पर ऐसे होगा, इसका कहीं मान लीजिए यहां पर ऐसे होगा। अरे होंगे कि नहीं होंगे? सारे एक्सेलरेशन कंसीडर कर लिए। जिस डायरेक्शन में यदि आप एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हो, क्या उसी डायरेक्शन में आप एक फोर्स भी कंसीडर करोगे? तो मैंने बोला सही बात है, F2 भी आ जाएगा और ये आपका Fn आ जाएगा। यस और नो? क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल सही बात है सर, वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी था। तो मैं बोलूंगा देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और नेट फोर्स से नेट टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। नेट फोर्स से नेट टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है, बिकॉज टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो शुरुआत कैसे करता हूं? तो मैंने बोला भैया कि हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से m1 वाले का एक्सेलरेशन है a1, दैट विल बी रिटन एज अल्फा r1। ये कहां चला गया? अल्फा r1। m2 वाले का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा a2 बराबर अल्फा r2, और mn वाले का आएगा an बराबर अल्फा टाइम्स rn। ठीक है, थोड़ी सी देर और बची है बेटा, थोड़ी देर में हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। तो mn का एक्सेलरेशन में लिख दिया an बराबर rn। n कहां रह गया कि लिखा नहीं था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये निकाल लिया मैंने, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन से मैं एक बात कह सकता हूं, और वो बात क्या है कि भैया हर एक का जो फोर्स लिखा जाएगा, हर एक पार्टिकल पे जो फोर्स लिखा जाएगा, तो बेटा F1 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा m1a1, मींस m1 a1 की जगह लिखेंगे r1 अल्फा, तो ये आएगा आपके पास में m1 r1 अल्फा। F2 जो बनेगा m2a2 बनेगा, मतलब m2 इंटू r2 इंटू अल्फा, मतलब m2 r2 अल्फा बनेगा। तो इसका मतलब nवे पार्टिकल पर यदि मैं बात करता हूं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं mn rn अल्फा। सही बात है? यस और नो? ओके। अब हम लोग एक बात और जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है आर, टॉर्क वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस अल्फा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अरे क्या ये बात सही है कि गलत है? सर इसमें कौन सी गलत लग रही है आपको? हमें तो कोई गलती नहीं लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं टॉर्क बराबर टाउ1 बराबर r1 f1। वेक्टर को हटा के सॉल्व कर रहे हैं सिंपली, बाकी आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा? r1 इंटू f1 कितना है? m1 r1 अल्फा। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूं टाउ1 बराबर आएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टाउ2 बराबर आएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा,
और अप टू सो ऑन टाउ एन बराबर आएगा mn rn स्क्वायर अल्फा। सही है क्या? फटाफट बोल दीजिए सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। अब इसको यदि मुझे नेट टॉर्क में लेके जाना है तो मैं बोलूंगा भैया टाउ नेट, नेट टॉर्क जो आएगा वो आएगा टाउ 1 प्लस का, टाउ 2 प्लस का, टाउ 3 प्लस का, अप टू सो ऑन टाउ एन। पुट द वैल्यूज, तो ये आ रही है m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस का m2 r2 स्क्वायर अल्फा और प्लस का mn rn स्क्वायर अल्फा। और यहां से अब आप देखिए आपको अल्फा कॉमन मिलते हुए नजर आएगा, ये m1 r1 स्क्वायर, ये m2 r2 स्क्वायर और प्लस में बेटा आपके पास में mn rn स्क्वायर आएगा। सो ये आपके पास में टाउ नेट आ रहा है। यहां से देखिए टाउ नेट बराबर अल्फा कॉमन लेने के पश्चात मैं इसे समेशन i इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। और ये चीज आपके पास में बहुत ही जानी पहचानी सी चीज आपके सामने आ गई है, और वो क्या है? आई, मतलब टाउ कैन बी रिटन एज आई इंटू अल्फा। और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका था कि भैया ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि यदि मुझे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो टाउ वेक्टर कैन बी रिटन एज आई इंटू अल्फा वेक्टर। सो इस पर सवाल बन सकते हैं, इस पर सवाल बन सकते हैं। इसमें डायमेंशंस वगैरह आप निकाल लेना बेटा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में भी हम लोग इसकी डायमेंशंस वगैरह निकाल चुके हैं। सो जैसे फोर्स डिस्कस किया था उसके बाद फोर्स के सवाल किए थे, ऐसे अब लोग टॉर्क डिस्कस कर चुके हैं, टॉर्क के फॉर्मूले को निकाल चुके हैं। तो अब इसके ऊपर आगे की कहानी इसमें हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेट करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को जहां तक सीखा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग आज के सेशन को यहां पर समाप्त कर सकें। शुरुआत हुई थी बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ में। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? यदि कोई एक फिक्स बड़ी सी बॉडी है जिसका मास m है, वो किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आया है, तो यदि मैं उस पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लूं तो अब जिस डिस्टेंस पर इसको घुमाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे। मतलब आपको क्या करना है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है I, उसको m के स्क्वायर से कन्वर्ट कंपेयर कर देना है और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। दो सवाल मैंने करवाए, दो क्या तीन करवाए होंगे, तीन क्या चार हैं इसमें, तो एक सवाल और हो गया। अच्छा इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना बेटा, कहीं पता नहीं लगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने उल्टे डाल दिए हो। ठीक है, वैसे मेरे को लग रहा है सही है। और 4 और 2 रूट 3, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जिसको मैंने फॉर्मूला निकाला रोटेटिंग बॉडी के लिए। हमने क्या किया, पहले n पार्टिकल्स में तोड़ लिया, हर एक की काइनेटिक एनर्जी लिख दी, सबको ऐड कर लिया, स्केलर क्वांटिटी होने के कारण सीधा सीधा हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। और इसे मैंने बोला कि भैया ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला है। फिर टॉर्क किया, टॉर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए मैंने दरवाजे का एग्जांपल दिया, ये 2-3 तरह से अलग अलग करके दिखाया। टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे। यहां पर इसको मैंने कि भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ साइन थीटा इंटू आर में हमेशा फोर्स का ही कंपोनेंट लेना होता है। हम लोग फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स भी लिख सकते हैं, और कई बार हम लोग फोर्स का एक कंपोनेंट भी ले लेते हैं। तो दोनों तरह से सही होता है, कोई डरने की बात नहीं है। फिर यहाँ पे वही बॉटल वाला ढक्कन का एग्जांपल लिया, ढक्कन से ढकेला, नीचे से ढकेला, क्या हुआ, एक बार चलती है एक बार घूमती है। फिर ये टॉर्क का डेरिवेशन करने के लिए मैंने क्या बोला कि भैया एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ली, अलग अलग पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रही है, और सबका एक्सेलरेशन निकाला, सबका फोर्स निकाला, सबका टॉर्क निकाला, और सबको लास्ट में ऐड कर दिया। और ऐड करने के पश्चात आपके पास में जो फाइनल फॉर्मूला आया, टॉर्क बराबर टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। सिंस टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन से दैट टाउ वेक्टर बराबर आई अल्फा वेक्टर। इस पे सवाल बनेंगे, तो सवालों के लिए तैयार रहना आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए